हेलो मित्रों, नमस्कार। और मित्र, आप लोग कैसे हैं और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? उम्मीद है कि पढ़ाई लिखाई अच्छी ही चल रही होगी। आप लोग मेहनत से पढ़िए। परीक्षा नज़दीक आती चली जा रही है और लेखपाल की भी परीक्षा का नया डेट आ गया है और रीट की परीक्षा भी होने ही वाली है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। और जैसा कि पिछली क्लास में हमने आपको कुछ स्थलों के बारे में बताया था भारत के, और कुछ प्रमुख स्थल जो रह गए थे उनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि कौन से स्थल हैं, क्या क्या स्थल हैं। तो जैसा कि मित्र ये आपके बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रीट का सिलेबस है जिसमें राजस्थान के इतिहास के बारे में जो भी मतलब उसमें एक सिलेबस है राजस्थान के इतिहास। तो ये कालीबंगा है। कालीबंगा जो है ये राजस्थान में ही पाया गया है। तो ये सिलेबस में है 3-4 सभ्यताएं हैं, जो कि जिसमें एक ये भी सभ्यता है कालीबंगा। तो इसके बारे में हमें जानना है। तो हम आइए देखते हैं इसमें क्या, किसकी खोज किसने की थी, क्या इसमें क्या क्या मिले थे, हमें किस चीज़ की जानकारियाँ होती हैं मित्र। तो आइए देखते हैं। एक मैं छोटी सी आपको एक हंसी वाली कहानी के हिसाब से बताना चाहूँगा, तो आप लोग उसको बस ध्यान से सुनिए। कहानी में बस एक ट्रिक, थोड़ा सा ट्रिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग उसको एंजॉय करिए और देखिए। जैसा कि एक औरत होता है और एक आदमी होता है। तो आदमी जो उसका होता है वो थोड़ा पीने खाने वाला है, होता है बेवड़ा टाइप का। वो औरत से रोज़ पैसे मांगता है, मुझे पैसे दो पैसे दो पैसे दो। तो औरत जो है उसको पैसे नहीं देती है। तो एक दिन औरत को चूड़ी लेनी थी, तो औरत ने अपने आदमी को 100 रुपये दिया। काल लो जाओ मेरे लिए चूड़ी लेकर आओ। तो आदमी पाता है, बहुत दिन बाद उसे पैसा मिलता है, वो बहुत खुश होता है। पहले तो वो अपना नशा पाती करने वाला था, अमल करने वाला था। तो उसने सबसे पहले क्या किया कि उसमें से कुछ पैसों से वो उसने अमल कर लिया। अब अमल कर लिया, अमल करने के बाद उसे आनंद आ गया। तो मित्र, जैसा कि अब अमल कर लिया और उसे आनंद आ गया, आनंद आया और वो जाके एक जगह थोड़े से पैसे से घूस खा लिया। तो इससे ये पता चलता है कि जो कालीबंगा का खोज था अमलानंद घोष ने किया था। फिर उसके बाद जब वो इतना कर लेता है वो आदमी, फिर उसके बाद जब आता है घर पे आता है तो वो काली चूड़ियाँ लेकर आता है। तो बीबी सुहागन थी, उसे काली चूड़ियाँ पसंद नहीं आई और वो तुरंत गुस्सा हो गई और गुस्से में उसका मुंह लाल हो गया। बीबी का मुंह लाल हो गया। तो इसके जो उत्खनन करता थे वो बीबी लाल थे मित्र। और फिर उसके बाद जब लाल हो गया मुंह, तो बीबी को गुस्सा, बीबी ने एक थप्पड़ लगाया, मतलब थप्पड़ लगा दिया। तो थप्पड़ से थापर याद करिए, रखिएगा। बाल कृष्ण थापड़ ने जो है ये उत्खननकार इनका अमलानंद, जैसे खोज अमलानंद घोष ने किया था। और 1951 में इन्होंने जो है इसका खोज किया था, 1951 में। और उसके बाद इसका उत्खनन कार्य जो था बीबी लाल और बालकृष्ण थापड़ महोदय ने 1995 से 60 ईस्वी में किया था। तो इतनी छोटी सी कहानी आपको याद करने के लिए मैंने बताया कि वो चूड़ियाँ लाता है। तो इसका जो कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो काले रंग की चूड़ियाँ लाता है, फिर उसको अमल कर लेता है, उसे आनंद आ जाता है, फिर घोष खाता है। तो अमलानंद घोष हो गए, उससे खोज किया। फिर उसके बाद बीबी का मुंह गुस्से में काली चूड़ियाँ देख के लाल हो गया, वो एक थापड़ मारती है और फिर उससे बीबी लाल हो गए और ये बालकृष्ण थापर हो गए। तो इतना मित्र आपको पता ही चल गया। और ये जो स्थान है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। वर्तमान समय में ये राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में है। और ये सरस्वती, जिसे उस समय जो थी सरस्वती नदी थी, जो आधुनिक समय में घग्घर नदी हो गई, इसके बाएं तट पर ये कालीबंगा स्थल था। तो तब
इतना तो कहानी के माध्यम से आपको मैंने बताया। अब आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य पाए गए हैं कालीबंगा से। तो कालीबंगा से मित्र जो है, यहाँ जो सबसे प्रमुख साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता में जो भी नगर योजनाएं थी मित्र, वो नगर योजना 2 भागों में बटा हुआ था। एक था दुर्ग नगर और एक था सामान्य नगर। तो दुर्ग नगर जो था हमारे जो है ये पश्चिम साइड बसा हुआ था, और जो सामान्य नगर था ये पूरब साइड बसा हुआ था। तो ऐसे कुछ, जैसे हर जितने भी स्थल मिले हैं लगभग सभी स्थलों में 2 भागों में बटा हुआ है। ये नगर और दुर्ग दोनों अलग अलग भागों में, लेकिन कुछ अपवाद है। जैसे यहाँ का हो गया कालीबंगा, और ये नगरों को सुरक्षा प्राचीर से ये लोग दीवार बाउंड्री, जैसे आज के होता है घर बनता है तो उसके किनारे किनारे बाउंड्री मरा दिया जाए ताकि सुरक्षा हो, कोई चीज़ अंदर ना आने पाए। तो उसी प्रकार उस समय भी लगभग 5000 साल पहले वो लोग भी ऐसे सुरक्षा प्राचीर मतलब सुरक्षा दीवार बनाते थे। तो सुरक्षा दीवार यहाँ का जो विशेषता थे, यहाँ जो पहले जो और जितने भी थे, जितने भी नगर थे, वहाँ जैसे पहले दुर्ग का भी ऐसे बना देते थे और नगर का अलग सुरक्षा, दोनों का अलग अलग होता था। लेकिन यहाँ पे मित्र ये हुआ है अपवाद, जैसे कि दुर्ग और नगर को एक ही रक्षा प्राचीर में घेरा गया, मतलब एक ही बाउंड्री के अंदर दुर्ग और नगर को घेर दिया गया, लेकिन बीच में डिवाइड, मतलब बीच में एक दीवार है जो उसको अलग कर रही है दुर्ग और नगर को। तो ये जैसे आपको बताया मैंने, इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यही थी कि ये नगर और दुर्ग एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, लेकिन बीच में इसका बंटवारा हुआ था कि ये दुर्ग है, ये नगर है। दुर्ग में जो रहते थे, जैसे बड़े लोग रहते थे, पुरोहित लोग रहते थे, पूजा मतलब जो भी मतलब संपन्न लोग रहते थे वो दुर्ग में रहते थे, और नगर जो होता था यहाँ सामान्य लोग रहते थे। और दुर्गों की अपेक्षा नगर जो है बड़े होते थे, क्योंकि जब सामान्य लोग, कुछ लोग रहेंगे, गिने चुने लोग रहेंगे, तो वो नगर छोटा ही रहेगा, और जो सामान्य नगर जहाँ सभी लोग रहेंगे वहाँ नगर बड़ा रहेगा। इसलिए दुर्ग की अपेक्षा नगर बड़ा होता था, और नगर जो है थोड़ा नीचे पे होता था और ये ऊंचाई पे होता था दुर्ग। तो ये हड़प्पा सभ्यता की जो है नगरों की विशेषता थी। और तो भवन, और यहाँ की जो कालीबंगा के भवन जो बने हुए थे मित्र, यहाँ जो है कच्ची ईंटों के प्रयोग से बने हुए थे। यहाँ के जो भवन बने थे तो ये कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था इन भवनों को बनाने में। और यहाँ से जो कुछ ईंट ऐसे मिले जो अलंकृत ईंट हैं। अलंकृत मतलब डिजाइनदार, जैसे आज भी कुछ ईंटें बनाए जाते हैं डिजाइनदार ऐसे अच्छे, उसी प्रकार उस समय भी थे। और यहाँ सबसे प्रमुख विशेषता ये थी, अभी तक नगरों में जितने भी मिले हुए थे नालियाँ, हमें पक्की और कच्ची नालियाँ मिली हुई थी, लेकिन यहाँ कालीबंगा में जो है लकड़ी की नाली मिली है। इसकी जो है बहुत ही प्रमुख विशेषता है, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया मित्र, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते रहिए कि कालीबंगा में जो नाली मिली है ये लकड़ी की नाली का साक्ष्य यहाँ से मिलता है कालीबंगा से। और यहाँ से और हमें कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे जुते हुए खेतों, आज के ज़माने में जो हमारे खेत होते हैं जोते जाते हैं तो वो नाली टाइप का ऐसे बन जाता है लकीर, तो उसी प्रकार यहाँ से खेत के ऐसे कूड़, जो उसको कूड़ कहा जाता है हमारे यहाँ, तो कूड़ की लकीर जो बनी हुई थी उससे ये प्रतीत होता है कि यहाँ से जो है वो जुता हुआ खेत था। और ये अपने जो खेतों को जोतते थे, बैल से जोतते थे, ऊँट से जोतते थे, इन्हीं जानवरों से ये जोता करते थे। तो यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो गया, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें मिल गए। और यहाँ जो जुते हुए खेत मिले थे, यहाँ हमें ये लोग मिश्रित खेती का साक्ष्य मिलता है। मिश्रित खेती में जैसे एक ही खेत में आज भी वो है हम लोगों के यहाँ, हम लोग के यहाँ बोते हैं, एक ही साथ 2-2 फसल बोया जाता है, तो उसे मिश्रित खेती कहा जाता है। तो यहाँ भी मिश्रित खेती में जैसे एक साथ ये सरसों बो दिए और उसी में चना भी बो दिए। अभी आज हम लोगों के यहाँ कहीं ना कहीं ये होता है, जैसे हमारे गांव में मटर बोया जाता है, मटर के साथ सरसों बो दिया जाता है, तो उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालीबंगा स्थल था तो वहाँ भी इस प्रकार के जो है हमें साक्ष्य मिलते हैं। और ये 7 आयताकार अग्निवेदिका मिलती है मित्र। यहाँ जो है अग्निवेदिका मिलने से हमें ये प्रतीत होता है यहाँ के लोग जो थे ये थोड़ा सा मतलब
पूजा पाठ यज्ञ में विश्वास करते थे। 7 यज्ञ वेदिका हमें लाइन से मिलती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लगभग जितने भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं सभी इम्पॉर्टेंट है मित्र। इसको आप बहुत अच्छे से पढ़िए क्योंकि आपके जीएस में भी काम आएगा और रीट की परीक्षा में जो सोशल साइंस का पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन जो उसमें दिया है कि राजस्थान के इतिहास जो है तो उसमें ये भी काम देगा। बहुत अच्छे से इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और यहाँ से मित्र बेलनाकार मोहरें मिली हैं। मोहरें जो होती थी ऐसे बेलन की तरीके होती थी और ये बेलनाकार मोहरें यहाँ से भी मिली थी और इसी बेलनाकार की मोहरें जो हैं हमें मेसोपोटामिया से मिलती है। तो ये हम अनुमान लगाते हैं कहीं ना कहीं से ये हड़प्पा सभ्यता का मेसोपोटामिया से व्यापारिक संबंध था, इससे ये पता दर्शाता है मुझे। और यहाँ से भूकंप के साक्ष्य जैसे यहाँ के जो घर बने हुए थे इस हिसाब से गिरे पड़े थे, मतलब ध्वस्त हो गए थे। लोग अनुमान लगाया गया कि यहाँ भूकंप भी आया था। और दूसरी चीज़ यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, घोड़े के भी साक्ष्य यहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। यूप जो था ये बलि स्तंभ था, जहाँ पे जो है एक यूप मिलता है, बलि स्तंभ जिससे बलि दिया जाता था किसी चीज़ का, तो ये भी हमें यहाँ से मिलते हैं। और कालीबंगा से हमें बहुत सारी चीज़ें मिली है। यहाँ युग्म समाधान भी मिले हैं और उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें मिली, लेकिन ये प्रमुख चीज़ें जो मिली थी मैंने आपको बता दिया। इसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिए मित्र। अभी एक बार हम फिर इसको रिपीट करेंगे, आप तब तक नोट कर लीजिए। और फिर आते हैं अगला स्तर, प्रमुख स्थल है लोथल। तो लोथल मित्र, ये लोथल जो है गुजरात में अहमदाबाद ज़िले में है। ये गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है वर्तमान समय में, और ये भी जो है भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। इसकी खोज जो है 1954 में RS राव ने किया था। आजकल परीक्षाओं का ट्रेंड में ये नदियाँ पूछ ले रहा, किस नदी के किनारे बसा और किसने किया था ये भी। और यहाँ से भी मित्र जो नगर की योजनाएं थी, जो दुर्ग और टीले, जो दुर्ग और वो नगर बताए थे सामान्य नगर, तो यहाँ भी अपवाद है। यहाँ जो लोथल में जो दुर्ग और नगर आपस में बटे नहीं थे, ये आपस में नहीं बटे थे, एक ही बड़ा सा नगर बना था और उसी में दोनों लोग रहते थे। सामान्य लोग भी रहते थे और वो सामान्य लोग भी और पुरोहित लोग भी रहते थे। जो बड़े लोग होते थे, विशेष लोग रहते थे, वो लोग भी एक ही। और ये भी जो है ये नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से घेरा। यहाँ तो अलग अलग थे मित्र, लेकिन अलग अलग थे तब भी एक ही रक्षा प्रसार से घेरा गया था। और यहाँ पे जो है अलग अलग नहीं थे, एक ही साथ सब लोग रहते थे। तो यहाँ जो इसको भी सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था, इसकी विशेषता ये है। और यहाँ से सबसे प्रमुख यहाँ जो है, ये हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह हमें जो है लोथल से विश्व का सबसे प्राचीन साक्ष्य हमें यहाँ बंदरगाह का साक्ष्य मिलता है लोथल से। और ये एक व्यापारिक नगरी होने का साक्ष्य, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, विदेशों में व्यापार, फारस में हो गया, मिस्र में हो गया, मेसोपोटामिया में हो गया। वहाँ की मोहरों, अब जो मोहरें यहाँ मिली हैं अपने सिंधु घाटी की सभ्यता की, वहाँ फारस में मिली हैं, फारस की मोहरें यहाँ मिली हैं। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ के लोग जो है विदेशों से अपना जो है व्यापार करते थे, और ये जो है नदियों के माध्यम से नाव के द्वारा व्यापार कर, क्योंकि यहाँ से नाव के भी साक्ष्य मिले हैं, तमाम चीज़ें मिली, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से भी मिले हैं। तो जैसे लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है कि लोथल को कौन सा सिंधु घाटी का सभ्यता का कौन सा स्थल है जिसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो कहा जाता है। तो आप इसको देख लीजिए, लोथल को कहा जाता है। और यहाँ से एक ऐसी मोहर मिली है मित्र, मतलब लोथल से एक ऐसी मोहर मिली है जिस पे चित्र बना हुआ है मम्मी का। मम्मी हमें पता होना चाहिए, मम्मी जो होता है ये मिस्र में जो है डेड बॉडी जो होती है उसको एक ताबूत में रख के उस पर कुछ मसाले का लेप लगा के, पता नहीं कौन सा होता है, उसको लेप लगा के रख दिया जाता है, बॉडी ऐसे सुरक्षित पड़ी रहती है, तो उसी को मम्मी कहा जाता है।
तो यहाँ से जो हमें मिला है मम्मी के और गोरिल्ला 2 चित्र मिला है इस मुहर से, जो मिला है हमें लोथल से एक मुहर। और जब ये मिला तो ये चीज़ें जो हैं मिस्र की थी। ये चीज़ें जो हैं ऐसी मोहरें मिस्र में पाई जाती थी, मिस्र इसमें छपती थी। तो इससे मिलने की हमसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो है ये मिस्र की विशेषता को बताता है, क्योंकि मिस्र से संबंध थे, इसलिए मिस्र की तरह मोहरे पे चित्र बना हुआ पाया गया। और यहाँ का सबसे प्रमुख था मित्र, जैसे सिंधु सभ्यता की नगर योजना बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से बनाई गई थी। सिंधु सभ्यता की जो नगर बनाए गए थे उसमें सड़कें बनाई गई थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी मित्र। और वो सड़कें जो हैं और जो भी घर बने हुए थे उनका जो है जो मेन दरवाज़ा होता था वो सड़कों के बजाय गलियों की तरफ खुलता था या तो पीछे की तरफ खुलता था, मेन दरवाजे की तरफ नहीं खुलता था। लेकिन ये सिंधु घाटी सभ्यता के एक स्थल है जो लोथल में जो घर बने हुए थे उनके मुख्य दरवाजे हमें मेन सड़कों की तरफ मिलते हैं। तो इससे हम यह अनुमान लगाते हैं कि जो यहाँ के जो भी हमारे वस्तु मतलब व्यापार के माध्यम थे, इसलिए गलियों की तरफ नहीं खोले, मेन सड़क पर लाएँ, क्योंकि उन्हें सामान ले जाने आवागमन में सुविधाजनक हो सके। इसलिए यहाँ की जो दरवाजे थे घरों के, मेन गेट जो होते थे घरों के, वो मेन सड़क की तरफ खुलते थे। ये हमें पता चलता है लोथल से। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछता है, तो इसको आप याद करें। दरवाजे जो है मुख्य सड़क की तरफ खुलते थे। और एक मृदभांड मिला, उस पर नाग का चित्र बना हुआ। तो ये इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कहीं ना कहीं ये नागों को पूजा करते रहे होंगे। और एक मृदभांड मिला जिसमें पंचतंत्र की कहानी, एक चलाक लोमड़ी की कहानी दर्शाता है। हम लोग छोटे थे, किताबों में एक कहानी मिलती थी हमें जो चलाक लोमड़ी होती है और कौवा की कहानी मिलती है। तो उसी प्रकार जो है यहाँ भी हमें एक मृदभांड मिला है, उस पे जो है चित्र छपा हुआ है, जैसे चलाक लोमड़ी है और उसके बारे में मतलब दिखाया गया है कि चलाक लोमड़ी की कहानी के बारे में बता। और यहाँ से नाव के साक्ष्य मिले हैं हमें, नाव के साक्ष्य मिले हैं। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि यहाँ से जो है ये नाव के माध्यम से जो है विदेश में व्यापार करते थे, इसीलिए इसे व्यापारिक नगरी भी कहा जाता है। लोथल को व्यापारिक नगरी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था। अब फारस की मोहरें भी मिली हैं। फारस की मोहरें मिलने की वजह से हमने बताया अभी आपको, फारस की मोहरें मिलने की वजह से यहाँ से हमें फारस की मोहरें मिली है और यहाँ की जो मोहरें फारस में मिली हैं, तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये लोथल वाले थे और ये लोग फारस से व्यापार करते थे मोहर। और यहाँ से मुख्य चीज़ें जो मिली हैं, एक तो यहाँ से हमें चावल का साक्ष्य, सिंधु घाटी सभ्यता के मात्र चावल के 2 ही जगहों से हमें साक्ष्य मिलता है, एक है लोथल और दूसरा है रंगपुर। तो मित्र, और एक हाथी बाड़ा, जहाँ हाथियों को पाला जाता है उसी को हाथी बाड़ा कहते हैं। चेस बोर्ड हम जानते हैं, जो आज चेस बोर्ड आज भी हम लोग खेलते हैं, तो उसका भी ये लोग इसको मनोरंजन के साधन के रूप में प्रयोग करते थे चेस बोर्ड को। और हाथी के दांत का स्केल बना हुआ मिला है। स्केल जो था हाथी के दांत को उसको रगड़ घिस के उसको एक पट्टी के तरीके स्केल बनाए थे। और तराजू का पड़ला भी मिला है। तराजू का पड़ला मिलने से हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो भी वस्तुएं होती हैं उनका नाप तौल किया जाता था, और नाप तौल करके व्यापार किया जाता था जो भी सामान। इसलिए और चक्की जो होती थी, आज भी जो चक्की होती है आटा पीसने वाली, क्योंकि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य जो था खाद्यान्न गेहूँ और जौ था, गेहूँ था। तो चक्की के 2 पार्ट मिले, जो 2 पार्ट होते हैं चक्की के, जो पत्थर के जिस पे पिसता है, वो चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त हुई हैं। और रंग के भी साक्ष्य मिले, पक्के रंग के पात्र मिले हैं। इस तरीके के रंग के मतलब साक्ष्य मिले, जो पक्के रंग है वो मिटते नहीं हैं, उसके भी साक्ष्य मिले। और घोड़े की एक लघु मृण मूर्ति भी मिली है।
मरी मृण मूर्ति में, और 3 युगल समाधान मिले हैं। 3 युगल समाधान मिले हैं। तो इससे ये अनुमान लगाया जाता है, युगल समाधान मिलने की वजह से इससे अनुमान लगाया जाता है कहीं ना कहीं जो है ये साथ में जो है सती प्रथा को दर्शाता है, जिससे साथ में पति मरने के बाद उसके साथ मतलब 3 युगल समाधान मिलने की वजह से, जैसे युगल समाधान क्या होता था, मतलब एक साथ 2 लोगों को दफनाया जाता था। तो जैसे इससे तो यही अनुमान लगाया जाता है कि जैसे सती प्रथा जो होती थी, अगर पति की मृत्यु हो जाती थी, औरत को ज़बरदस्ती उसको सती होना पड़ता था। तो उसी प्रकार ये कब्र में मिलने की वजह से, ये 2 लोगों को मिलने की वजह कि पति मर गया होगा तो उसकी पत्नी को उसी के साथ दफना दिए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमें युगल समाधान मिलने की वजह से ये पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ सती प्रथा का कहीं ना कहीं अंश है। लेकिन और जगहों पे नहीं मिला है, कुछ जगहों पे, कुछ नगरों में हमें मिला है। तो इससे हम पूर्णतः कह भी नहीं सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता में सती प्रथा था, कहीं कहीं मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ रहा होगा। और मनका बनाने का कारखाना भी मिला है, और एक एंटीमनी की छड़ मिली है। यहाँ से मुख्य चीज़ें इतने मिले हैं मित्र। और ये दोनों स्थल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये तो आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है रेट के लिए। और एक ट्रिक जो है इसको याद करने का, एक तो लोथल से हमें मिला है धान की भूसी का साक्ष्य, और कालीबंगा से हमें चावल का साक्ष्य मिला है। तो इसका एक ट्रिक आप रट लीजिए, लिख लीजिए, रंग लो धान की भूसी, मतलब रंगपुर से और लोथल से हमें धान के बारे में साक्ष्य मिलता है। धान रंगपुर से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है, और लोथल से हमें चावल का साक्ष्य मिलता है। तो इससे ये अनुमान लगाते हैं कि रंग लो धान की भूसी, रंग लो धान की भूसी, रंगपुर से धान की भूसी और लोथल से चावल के साक्ष्य। तो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख स्थलों से हमें चावल के साक्ष्य मिलते हैं, और बहुत कम हमें मिलते हैं। तो मित्र इतना आप लोग नोट कर लीजिए। हम एक बार और जल्दी रिवीजन करवा देते हैं। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, ये हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ मित्र। इसकी खोज जो है अमलानंद घोष ने 1951 ईस्वी में किया था, और इसका उत्खनन कार्य 1959-60 में जो है बीबी लाल और बालकृष्ण थापर महोदय ने किया था। और इसमें इसके जो प्रमुख साक्ष्य थे, ये दोनों दुर्ग जो है एक ही रक्षा प्राचीर से, दोनों दुर्ग जो बने थे नगर, दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से थे। और यहाँ जो भवन निर्माण जितने भी निर्माण हुए थे वो कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य भी मिले, कहीं कहीं अलंकृत ईंट के फर्श पे अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले हुए हैं। और जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिलता है। और ये जुते हुए खेत में साक्ष्य मिलता है, और इससे और भी हमें मिलता है कि इसमें 2 तरह की खेती होती थी। पहला एक सरसों बोते थे, सरसों के साथ चना भी बोते थे। और 7 आयताकार जो है अग्नि वेदिकाएँ मिली, जहाँ हमें ये पता चलता है कि यज्ञ कर्मकांड में ये लोग विश्वास करते थे। और बेलनाकार मोहर जो मेसोपोटामिया के व्यापार को दर्शाता है, क्योंकि बेलनाकार मोहर मेसोपोटामिया में भी उसी प्रकार मिली, उसी प्रकार सिंधु सभ्यता में मिली है। कहीं ना कहीं से अनुमान लगाता है कि ये लोग आपस में व्यापार करते थे। और भूकंप का भी साक्ष्य मिलता है यहाँ से। यहाँ के जो भी नगर थे इस तरीके से ध्वस्त हुए थे, विद्वानों ने अनुमान लगाया कि यहाँ भूकंप आया था, इसलिए ये कालीबंगा का विनाश भूकंप की वजह से हुआ है। और घोड़े के भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से। और ये उपयोग जो है ये बलि स्तंभ था, जहाँ बलि दिया जाता था, उस यही था वहाँ पे। और फिर लोथल देखते हैं। लोथल जो है मित्र ये अहमदाबाद ज़िले गुजरात में है, गुजरात में अहमदाबाद ज़िले में है। और ये भोगवा नदी के तट पर है। और इसकी खोज 1954 में RS राव महोदय ने किया था। यहाँ भी एक अपवाद है, दुर्गीकृत जो है यहाँ पे दुर्ग और नगर में अंतर ही नहीं था, एक साथ रहते थे। और उनको एक ही सुरक्षा प्राचीर से घेरा गया था। और इसे विश्व का सबसे पहला बंदरगाह स्थल कहा जा सकता है। यहाँ पे
नाव के भी साक्ष्य मिले हैं, व्यापार के साक्ष्य मिले और बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं। क्योंकि बंदरगाह मतलब ये लोग जब विदेश से सामान लाते थे तो इनके नाव यहीं पे रुकते थे और रुक के यहाँ सामान उतारा जाता था, फिर वहाँ से ला के भेजा जाता था, तो इसलिए इसे बंदरगाह भी कहा गया। बंदरगाह के भी साक्ष्य मिलता है। और ये व्यापारिक सहायता, भाई बंदरगाह बना है तो इससे हम अनुमान लगा ही ले, अगर बंदरगाह बना है तो ये विदेशों से, अब मोहरे भी मिले हैं, फारस के मोहरे मिले, मिस्र के मोहरे मिले हैं, तो इससे हम अनुमान लगा ही लेते हैं कि ये एक व्यापारिक स्थल रहा होगा। और ये इसको लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। और यहाँ के जो भवनों के दरवाजे थे मुख्य सड़क के बजाय ना खुल के, नहीं सॉरी, ये यहाँ के जो दरवाजे थे वो गली की तरफ ना खुल के मेन सड़क की तरफ खुलता था। मेन सड़क पे खुलने का यही रीज़न था कि भीड़ भाड़ ना हो पाए, इनका व्यापार में आवागमन में आसानी हो सके, इसलिए इनका दरवाजे जो है अब मुख्य, और भी जितने नगर हैं उनके सारे नगरों के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे या तो बगल की तरफ खुलते थे। गली वाली जो छोटी सड़कें होती थी उस तरफ खुलती थी। और यहाँ से फारस के मोहरे मिले हैं, चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। चावल, हाथी बाड़ा, चेस बोर्ड, हाथी के दांत का स्केल मिला है, तराजू पड़ला मिला है, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं हमें, पके रंग के साक्ष्य मिले, घोड़े के मृण मूर्तियाँ मिली हैं और युगल संबंधा 3 जगहों से हमें एक साथ 2 लोगों को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। मनका बनाने का कारखाना, मनका मतलब मोतियों की कारखाना, जो मोती का कहा जाता है उसकी कारखाना, एंटीमनी की छड़ी मिली। तो इतना मित्र ये कालीबंगा और मोहनजोदड़ो में इतना आप लोग जानिए। बस 2 स्थल और बचे हैं, उसको हम फटाफट आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम इसके नगर योजनाओं के बारे में देखेंगे। इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे हमें उम्मीद है। आज मित्र थोड़ा तबीयत नहीं सही है, इसलिए थोड़ा सा कम एनर्जी लग रहा होगा, तो ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें पढ़ाना है, आप लोग परीक्षाएं हैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप हमारे चैनल को यूथ सक्सेस प्रयागराज चैनल को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, और इसको आप लोग देखिए, पूरा वीडियो देखिए और इसको नोट करिए। एक अच्छी सी नोट्स अपने पास बनाइए और जितना पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से नोट्स बनाने के बाद आप एक बार इसको दोहराइए और हम जितने मेन चीज़ें हैं उतना ही आपको बता रहे हैं, क्योंकि बताने को तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन प्रमुख चीज़ों को हम बता रहे हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है और जो पूछा गया है और जो पूछा जाएगा। इससे और कोई ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। बस आप लोग ईमानदारी के साथ मेहनत से पढ़ते रहिए मित्र, जिससे कि, और थोड़ा चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, संख्या बढ़ाइए, संख्या बहुत कम है, मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में, तो आप लोग संख्या को बढ़ाइए, जिससे थोड़ा हम लोग को भी ग्लूकोन-डी तरीके एनर्जी मिले। जब आप लोग ज़्यादा लोग रहेंगे तो पढ़ाने में बड़ा मज़ा आएगा। तो मित्र आप लोग इतना कर दीजिएगा, और तो सब फ्री में है, हम लोग फ्री में पढ़ा रहे थे। एक स्थल देखते हैं मित्र, आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है, आलमगीरपुर, ये मित्र उत्तर प्रदेश में है, ये उत्तर प्रदेश में है। आलमगीरपुर जो है यह मेरठ ज़िले में है, यह जो है मेरठ ज़िले में है, अपने उत्तर प्रदेश, मेरठ ज़िले में उत्तर प्रदेश, मेरठ ज़िले के उत्तर प्रदेश में है ये मित्र। और जो है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी जो खोज थी मित्र 1958 ईस्वी में यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने किया था। तो इसमें ज़्यादा बहुत नहीं, बस छोटा सा है। खोज जो है यज्ञदत्त शर्मा
यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने 1958 ईस्वी में किया था। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं मित्र, यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं ये अपने उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में के यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है मित्र। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं हमें, ये सिंधु घाटी, मतलब ये सिंधु घाटी का जो है अंतिम स्थल है। हमें जहाँ अनुमान लगाया जाता है कि ये सिंधु घाटी की अंतिम स्थल की जानकारी हमें मिलती है, अभी तक मिलते जा रहे हैं, लेकिन जो किताबों में अभी जो मिले हैं ये हमें अनुमान ये लगता है कि ये अंतिम स्थल है मित्र। और यहाँ से जो ये सिंधु सभ्यता के पतन के साक्ष्य को हमें दर्शाता है। और यहाँ से जो हमें एक मिला है, यहाँ से भालू का साक्ष्य मिला है हमें, भालू जिसे रिच कहा जाता था, भालू का साक्ष्य मिला है, भालू का साक्ष्य मिला है। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई। और दूसरी पार्ट, यहाँ आटा गूँथने की थाली मिली है हमें, आटा गूँथने की थाली का साक्ष्य मिला है, यहाँ से हमें एक जानवर भालू का साक्ष्य मिला और दूसरा आटा गूँथने की थाली का साक्ष्य मिला है। और जो है जानवरों को जो खाने के लिए हौदी होती, जो हम हौदी बोलते हैं, हौद बोलते हैं, वो भी मिला है। जानवरों के खाने वाली हौद का साक्ष्य मिला है। बस इतना आलमगीरपुर में मित्र, इतना ही इम्पॉर्टेंट है। अब इतना बस, अब जितने भी प्रमुख स्थल थे हमने सबको आपको बता दिया। अब इसकी जो एक बार इसको देख लीजिए, आलमगीरपुर जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, तो सबसे पूर्वी स्थल यही आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर जो है मित्र उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में है। ये यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा महोदय ने 1958 ईस्वी में किया है। और यहाँ से जो हमें साक्ष्य मिले हैं, भालू के साक्ष्य मिले हैं और जानवरों को खाने वाले हौद के साक्ष्य मिले हैं और आटा गूँथने के लिए थाली जो होती है उसका साक्ष्य मिला है। तो ठीक है मित्र, इतना देख लेते हैं। और एक स्थल मांडा है, मांडा जो है सबसे उत्तरी स्थल है हमारी मांडा में भी थोड़ा सा है, इसको देख लेते हैं। ये आपको तो पता ही होगा, ये जो है मांडा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। ये मांडा जो है मित्र जम्मू कश्मीर में है और इसकी खोज 1982 ईस्वी में जगपत जोशी महोदय ने किया था। खोज जो था 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में जगपत जोशी ने किया था। जगपत जोशी ने किया था। ये मांडा जो है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन गया मित्र। एक तो सबसे पूर्वी स्थल हो गया आलमगीरपुर और सबसे उत्तरी स्थल मांडा हो गया, सबसे दक्षिणी स्थल दैमाबाद हो गया, सबसे पश्चिमी स्थल सुतकानडोर हो गया। और यहाँ से जो हमें एक दो साक्ष्य मिले हैं वो है मृदभांड मिले हैं। यहाँ से हमें बहुत मात्रा में जो है मृदभांड मिले हैं और हड्डियों के भी साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से दो चीज़ें मिले बहुत चीज़ें जो प्रमुख हम आपको बता दे रहे हैं।
यहाँ से मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड मात्रा में अधिक पाए गए हैं और हड्डी की नुकीली बाण मिले हैं। हड्डी की नुकीले हमें बाणाग्र मिले, जो बाणाग्र जो बाण के आगे होता है ऐसे, ये चीज़ हमें मिला है। ये हड्डी की नुकीली बनी हुई है मिली है यहाँ से हमें। और यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं ये हड़प्पा कालीन मृदभांड यहाँ से हमें मिले हैं। ये मृदभांड जो थे हड़प्पा कालीन थे। हड़प्पा में जैसे मृदभांड मिले हैं उसी तरीके ये मृदभांड यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। तो मित्र ठीक है, अब जितने भी स्थल थे हमने आपको बता दिया, जितने भी प्रमुख स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता से जहाँ, और उन स्थलों से हमें क्या क्या मिला था ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया मित्र। अब जो है हम आगे जो है सिंधु घाटी की नगर योजना बताएंगे। अगली क्लास में जो हम बताएंगे आपको सिंधु घाटी की नगर योजना बताएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपने नोट कर लिया होगा और आपको समझ में भी आया होगा। और जो ना समझ में आए मित्र कृपया आप कमेंट करके बताएं, और अब पूरी कोशिश करूंगा जो भी कमियां वो भी बताएं, सुधारने की कोशिश करूंगा। और मित्र आप मेहनत से पढ़ते रहिए, परीक्षा बहुत करीब है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ही ज़्यादा हमें मेहनत की ज़रूरत है ताकि हम किसी भी परीक्षा को क्वालिफाई करके जल्दी से नौकरी लेके अपने अच्छे से ज़िंदगी जीवन व्यतीत करें। और हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं आपको कि आप इतिहास में जो जीएस का पार्ट है और उससे कोई भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। और रीट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं पूरा एक इतिहास जो है उसको बताऊंगा, फिर थोड़ा सा जो बचेगा उसमें राजस्थान के इतिहास बीच बीच में जो आते जाएंगे उसको भी मैं बताता जाऊंगा। तो ठीक है मित्र, अब अगली क्लास जो है कल होगी, उसमें सिंधु घाटी की नगर योजना होगी। पूरे नगर में कैसे क्या सिस्टम था सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कौन से नगरों में क्या था क्या नहीं था, सारी चीज़ें डिटेल बताऊंगा। तो ठीक है मित्र, जय हिंद जय भारत।